हेलो एंड वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आपको यूरोप का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा और मैंने भी कल एक दूसरे मोबाइल से लॉगिन करके देखा था, ये चीज़ें दिख रही हैं। मुझे अब तसल्ली हो गई है, उम्मीद हो गई है कि आपको ये दिख रही हैं। बट मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा, अगर आपके पास इस वक्त अच्छा इंटरनेट है तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें ये इमेज फिर आपको दिखेगी नहीं। फिर आप बोलोगे मास्टर को दिख रहा, हमें दिख नहीं रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इटली का पेनिनसुला पढ़ा दिया था और मुझे याद है मैंने आपको ये जुटलैंड पेनिनसुला भी पढ़ा दिया था। कहाँ पे है जुटलैंड पेनिनसुला? तो ये है, ये वाला, ये। और अगर आपको वो लेक्चर अच्छे से याद हो तो मैंने आपको पता कैसे पढ़ाया था। पहले मैंने आपको ये जुटलैंड पेनिनसुला बताया था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं ये पेज नीचे ले गया था और मैंने आपको यहां बताई थी कंट्री कौन सी है। बट मैं जब रात को ऐसे बैठा था, सो रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं उनको दूसरे तरीके से बताता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा बता पाता। आज दूसरे तरीके से बताऊंगा, देखना। आप बच्चे इस मैप को गौर करते रहना। मैं क्या करूंगा, इसी के पैरेलल दूसरा वाला मैप ले आऊंगा जो कि हमारा पॉलिटिकल मैप है, यानी कि कंट्रीज वाला मैप। ये देखो, देखो, आप देखो, आपको इसमें सिमिलरिटी दिख रही है। कहां है जुटलैंड पेनिनसुला? ये वाला। अब आप इसी के पैरेलल यहां पे देखिए, कहां है जुटलैंड पेनिनसुला? ये वाला दिख रहा ना आपको? जुटलैंड पेनिनसुला ये वाला है, ये। अगर कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि जुटलैंड पेनिनसुला में कौन सी कंट्री आती है, ये है फिजियोग्राफिक मैप, ये है पॉलिटिकल मैप, तो बताओ जुटलैंड पेनिनसुला में कौन सी कंट्री आती है? तो ये सामने आपको डेनमार्क दिख रहा है। यहां पे कौन सी कंट्री है लिखा भी हुआ है पीछे। यहां पे कौन सी कंट्री है? तो यहां पे है डेनमार्क कंट्री। फिर मैंने आपको इटालियन पेनिनसुला बताया था। कहां है जनाब इटालियन पेनिनसुला? ये देखिए, ये वाला इटालियन पेनिनसुला है। कौन सी कंट्री है यहां पे? ये देखो, यहां पे आपको इटली दिख रही है। तो ये दोनों मैप एक ही हैं, बट ये वाला पॉलिटिकल डिवीजन है कंट्रीज वाला, ये वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यानी कि जहां पे लैंड फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आगे, और कल वाले लेक्चर के पे मुझे बड़े कॉल्स आए थे कि सर बड़ा मज़ा आया है, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, अभी बता दिया हमें कि ज़िंदगी क्या होती है। तो उसी वीडियो को बार बार देखते रहा करना। ये चीज़ें याद करनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल पता क्या है? वो जम्मू कश्मीर की जून जुलाई की गर्मी, और जम्मू कश्मीर में एक माँ फ्लाईओवर के नीचे अपने बच्चे को गत्ते पे सुला के फड़ी पे अंगूठियां बेच रही है। वो मेहनत होती है। ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए उससे पहले ये चीज़ें अच्छे तरीके से ढंग से याद कर लो। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको यही सारे पेनिनसुलाज पढ़ाता हूं पहले। तो आज का लेक्चर छोटा ही होगा ज़रा। तो जुटलैंड पेनिनसुला मैंने आपको पढ़ा दिया था। आगे देखिए, आगे आ गया स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। आगे क्या है, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। पीडीएफ मैंने डलवा दिया है इसका ऐप में, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ऐप में पीडीएफ इसका है। ये है जी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब पेपर में आएगा जी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहां पे है? तो ये देखिए जनाब, ये बन गया हमारा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इतना कहां पे आता है? इट इज सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ बोथनिया। कहां है जी गल्फ ऑफ बोथनिया? तो ये वाली इस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। किस जगह को? ये जिसको मैं रेड कलर का कर रहा हूं हाईलाइट, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। ये पूरा हो गया गल्फ ऑफ बोथनिया।
बाल्टिक सी, कहाँ है जी बाल्टिक सी? ये देखो जी एक तरफ बाल्टिक सी, और नॉर्थ सी, ये देखो जी एक तरफ नॉर्थ सी, और क्या है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे का सी, ये आ गया जी नॉर्वेजियन सी। और क्या है, बस नॉर्वे एंड स्वीडन आर दी मेजर कंट्रीज इन दिस रीजन। यहां पे कौन सी कंट्रीज आती हैं? यहां पे आती है नॉर्वे और क्या आता है स्वीडन। आ सकता है पेपर में, बताइए जी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आती है एक नॉर्वे और दूसरा क्या हमने पढ़ा, कहाँ गया, नॉर्वे और स्वीडन। एक नॉर्वे और दूसरा कौन सा स्वीडन। अब बेटा ये ऐसे याद नहीं रखना है भाई मास्टर ने बोला नॉर्वे स्वीडन है तो चलो नॉर्वे और स्वीडन भी होगा, इसको ऐसे याद नहीं रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं पॉलिटिकल मैप जहां पे मैं कंट्रीज आपके सामने ला रहा हूं। ये देखिए, ये देखो, देखो ये सब चीजें हम देख के पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे ही नहीं हम हवा में चीजें पढ़ रहे हैं। देखो कौन सी कंट्री है, एक होगी ये वाली कंट्री नॉर्वे और दूसरी कंट्री ये वाली हो गई स्वीडन, है ना। यहीं पे ये आधी कंट्री नॉर्वे और आधी कंट्री क्या आ गई स्वीडन। तो मैंने आपको अभी बताया स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अगर कभी पेपर में आएगा बताओ कौन सी कंट्री स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का हिस्सा है, तो एक नॉर्वे दूसरा स्वीडन। आप याद करो मैंने आपको बताया हुआ है आर्कटिक सर्कल यहां से गुजरता है, नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से और आधा रशिया से। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कश्मीर इवन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी नहीं गुजरता है, फिर भी कश्मीर में इतनी सर्दी होती है चिले कला में। आप अंदाजा लगाओ जो कंट्री आर्कटिक सर्कल में आती है नॉर्वे स्वीडन, यहां पे कितनी ठंड होती होगी, अंदाजा लगा आप। यानी कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं होगा, पूरे नॉर्वे में तो नहीं बट आधे इन जगहों पे पोलर रीजन पे इतनी ज्यादा ठंड होती है यहां पे। तो ये हमने कौन सा पेनिनसुला पढ़ा, शिट ये एक गलती से नंबर दबाया गया मेरे से। कौन सा पेनिनसुला पढ़ा अभी हमने, हाँ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आप बच्चे जैसा मैंने आपको पढ़ाया है ऐसा पढ़ो। पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है, ऐप में है ये पीडीएफ, तो वहां से देख लो। उसके बाद आ गया जनाब कोला पेनिनसुला। अब कोला पेनिनसुला कहां पे है, तो आपको दिख रहा है ये जो जगह है ना ये वाली, ये आ गई जी कोला पेनिनसुला, लिखा भी हुआ है कोला पेनिनसुला के बारे में। इट इज सराउंडेड बाई वाइट सी, एक साइड वाइट सी है। कहां है जी इसके एक साइड वाइट सी, ये जो जगह है ना बीच में ये वाली, मैं इसको दूसरा कलर देता हूं जिसको मैं दूंगा ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर वाला सी है ये वाला वाइट सी है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वाइट सी। एंड बैरेंट सी, कहां है जी बैरेंट सी, ये आ गया एक तरफ वाइट सी, दूसरी तरफ आ गया जी यहां पे छोटा सारा बैरेंट सी है, यहां पे ये वाला बैरेंट सी छोटा सारा हिस्सा है ये। और इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया। बस आपको ये बात भी याद रखनी कि कोला पेनिनसुला जो है, कोला पेनिनसुला है पार्ट ऑफ रशिया। चलो अब मैंने आपको ये कुछ एक पेनिनसुलार बताए हैं। अब देखो मैं आपके सामने एक नई चीज और रख रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एक फिजिकल डिवीजन। अब फिजिकल डिवीजन में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस पे जरा हम ध्यान देंगे। यूरोप की अगर हम बात करें तो ये 4 मेजर फिजिकल डिवीजन में डिवाइड होता है। पहले नंबर पे नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, मगर आपको ये नहीं पढ़ना है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स आपको नहीं पढ़ना है। सेंट्रल अपलैंड्स आपको नहीं पढ़ना है। अल्पाइन सिस्टम आपको पढ़ना है। अब क्या होता है अल्पाइन सिस्टम,
देखेंगे अल्पाइन सिस्टम के बारे में। अल्पाइन सिस्टम इसलिए जरूरी है, यहां पे कुछ पहाड़ हैं, देखो पहले ये भी एक बार देख लो, देखो ये आ गया जनाब हमारा अटलांटिक हाईलैंड, ये हमें नहीं पढ़ना है, यहां पे जरूरत नहीं है। हमें जो अल्पाइन पहाड़ पढ़ने हैं ना, यानी कि हमें ये एरिया पढ़ना है, ये। अब ये एरिया क्यों पढ़ना है? यहां पे यूरोप के मेजर पहाड़ हैं, बहुत अच्छे, यानी कि जिन्होंने यूरोपियन कंटिनेंट में एक मेजर रोल है जिन पहाड़ों का। जैसे इंडिया में हिमालय का क्या रोल है? हिमालय में इंडिया में ये बर्फ में या वाटरशेड में काम आता है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। अब आप देखते जाना, ये नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड हमें नहीं पढ़ने हैं, मैं इसको स्किप करने जा रहा हूं। नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन हमें नहीं पढ़ने हैं, ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन हमें नहीं पढ़ने, मगर इसमें एक चीज़ हमें पढ़नी है, जो चीज़ ज़रूरी है वो है, देखिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मैं इसको ऊपर करता हूं पहले, चलो दिख रहा है आपको। आप बच्चे एक चीज़ यहां पे देखिए, ये एक रिवर है दानुबे रिवर, ये और ये क्या नाम है इस रिवर का? इस रिवर का नाम है दानुबे रिवर। इतने सारे रिवर हैं, मैंने वो छोड़ के एक ये रिवर क्यों पकड़ा? ये दुनिया का इकलौता ऐसा रिवर है जो 8 कंट्रीज से गुजरता है। एक बार फिर से, ये दुनिया का पहला ऐसा रिवर है जो 8 कंट्रीज से गुजरता है। कौन रिवर है? दानुबे रिवर, एक ये याद रखना है। अब कौन कौन सी कंट्री से गुजरता, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एसआई का पेपर दोगे या एसआई का, आप बच्चे आईएएस नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम की डिमांड होती है, हर एग्जाम की डिमांड होती है, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दानुबे रिवर कौन सा है जी? ये अब मुझे बताओ कौन सा रिवर ऐसा है जो 8 कंट्रीज को कनेक्ट करता है? दानुबे रिवर। बताओ जी, ऐसा रिवर जो 8 कंट्रीज को कनेक्ट करता है, वो रिवर कौन से कंटिनेंट में है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे? अब बाकी बच्चे ढूंढते रहेंगे कहां पूछ लिए, मगर जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं बढ़िया अंदाज के साथ, ठुमका मार के, उनको पता है कहां है। ई दानुबे रिवर जा रहा ये 8 कंट्रीज में से। एक ये बात नोट करनी है। एक बात मैं आपको यहां पे और दिखाना चाहता हूं, क्या इंडिया में गंगा रिवर को बड़ा शुद्ध और बड़ा पवित्र रिवर माना जाता है। गंगा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट यहां देखिएगा एक रिवर है पो रिवर, यहां देखिएगा गौर से, ये और ये। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको बताया था कि लड़कियों के शूज की तरह ये एरिया है। ये क्या नाम है इस कंट्री का? इस कंट्री का नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। इंडिया में गंगा रिवर को बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही शुद्ध रिवर माना जाता है। उसी तरीके से इटली में इस पो रिवर को बड़ा ही शुद्ध रिवर माना जाता है। अब पेपर में सवाल आएगा, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली? है ना सवाल में दम। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली? तो पो रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली। ऐसा मेरे जहन में क्यों आया? क्योंकि एक बार आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? नोबेल प्राइज ऑफ, हाँ नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो आपको तो पता ही नोबेल प्राइज तो नोबेल प्राइज होता है यूरोपियन, बट नोबेल प्राइज ऑफ एशिया किसको बोला जाता है?
रमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलिपियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसके नाम पे अवार्ड इंट्रोड्यूस करा गया जिसको बोलते रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसलिए रमन मैग्सेसे अवार्ड इज आल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। उसी तरीके से गंगा एक मेजर रिवर है, तो पो रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ इटली। मैं आपको ये बता दूं, जिस भी चीज का कोई दूसरा नाम होता है ना, वो चीजें जरूरी हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं JKSSB जनरल टीचर 2018 के पेपर की। विच नेशनल पार्क इज नोन एज बोरीवली नेशनल पार्क। देखो, हर चीज का जो दूसरा नाम होता है वो जरूरी हो जाता है। अब मैं SI वालों को पढ़ाऊंगा ना नेशनल पार्कें क्या होती हैं, तो हम बड़ी अंदाज में बातें करेंगे। चलो, अब मैं इसको जरा छोटा करता हूं। मैंने आपको दिखा दिया बेटा, मैं आपको एक बात बताता रहता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा वो चीजें याद रहती हैं जो देखी हूं, उससे कम वो याद रहती हैं जो सुनी हूं, उससे कम वो याद रहती हैं जो पढ़ी हूं। अगर आपके सामने कोई मूवी लगा दी जाए जो आपने देखी हो, जैसे मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं, रिश्ते में हम आपके बाप होते हैं, नाम है क्या, तो आपको खुद ही पता है, शहंशाह। क्या आपने कभी याद किया था? ये नहीं याद किया। फिर क्यों? क्योंकि आपने देखी है मूवी। तो अब देखो, मैं यहां पे आपको दिखा भी रहा हूं, सुना भी रहा हूं, आप बच्चे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो याद करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर अब भी समझ ना आए तो मोबाइल करो बंद, लम्बे लम्बे लेट जाओ, क्या कर सकते हो। तो रेडी खोलो तो चलाओ का। और ऐसे भी आजकल, और मैंने देखा एक बात और भी बताऊं, जिस बंदे के बड़े बड़े माल हुआ करते थे, वो बंदा भी आजकल फ्रूट की रेडी खोल रहा है। पता का है? क्योंकि माल शाल सब बंद है, सिर्फ रेडी चल रही है। तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूट तो बंद है, टमाटर की रेडी लगाएं, इस जीवन में करें 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, क्योंकि टमाटर वाले को अलाउड है, जाओ भाई। टमाटर वाले को कोरोना नहीं होता, रेडी वाले को कोरोना नहीं होता है। तो अगर मुश्किल है तो लगा दो रेडी, इसमें क्या है। मास्क, एक और सबसे खास बात एक और बताता हूं, मास्क लगा के रेडी लगाओ, क्या पता चलता है कौन कौन लगा रहा है। मोहतरमा, मास्क लगा के रेडी लगा दे, टमाटर बेचे, वहां क्या पता चलता है कौन कौन लगा। और अगर यहां इतने में लगा दो मास्क, ऊपर लगा दो काली ऐनक, या ऊपर लगा दो टोपी, तो चलो जी लगाओ रेडी, क्या है, कोई बात नहीं, दिन को रेडी लगाओ, रात को पढ़ो। चलो, ये मास्क का ऐसे अच्छा फायदा भी है, मास्क का ये थोड़ा थोड़ा मास्क लगा के कर दो जो काम करना, क्या चलता है नौटंकी। अब देखो, यहां मैंने लिखा हुआ है दनुबे, अच्छा, दनुबे इन दिस रीजन इज ओनली रिवर ऑफ वर्ल्ड विच टचेस और क्रॉसेस 8 कंट्रीज। मैंने आपको लिखा दिया। अच्छा, बाकी भी यहां पे रिवर हैं, ओडर, अच्छा हाँ, ओडर रिवर याद आ रहा आपको, ओडर निसे, ऑर्डर निसे रहने दो, ऑर्डर निसे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको बाउंड्रीज में पढ़ाया है, ऑर्डर निसे लाइन, है ना। चलो, अब देखता हूं मैं और क्या जरूरी है आपके लिए। यहां पे सेंट्रल अपलैंड में कुछ नहीं पढ़ना आपको, और उसके बाद हाँ अल्पाइन पढ़ना है आपको। क्या होता है अल्पाइन, जरा इसके बारे में हम आपको ज्ञान बांटते हैं। अल्पाइन 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 अल्पाइन, ये देखो जी, देखो, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम वाज फॉर्म्ड, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आप में से जो बच्चा पहला लेक्चर ज्योग्राफी का नहीं देखा है, जिसने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है, वो बोल रहा होगा मास्टर जी क्या बोल रहे हो आप, ये अफ्रीकन प्लेट का बोल रहे हो, हमारे तो सर कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है, इस असरा तो सर के ऊपर से जा रहा, ये कानो टंकी चल रही है, ये यूरेशियन प्लेट का आप बता रहे हो आप, ये तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था पेंजिया और पेंथालासा। मैंने आपको पढ़ाया था पेंजिया वाज डिवाइडेड इनटू, जमीन 2 हिस्सों में थी, वो डिवाइड हो गया था।
तो ये अल्पाइन पहाड़ तब बने थे। अब अल्पाइन पहाड़ होते क्या हैं? देखो, ये जो मैं पिंक लाइन बना रहा हूं, यहां से लेके ये पूरे के पूरे पहाड़ क्या है? अल्पाइन पहाड़। इसमें ये सारे के सारे क्या आते हैं? अल्पाइन पहाड़। अब आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी हैं, अब मेरी बातें आगे सुनो। अल्पाइन भी फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है? तो मैं आपको हिमालय में पढ़ा चुका हूं, एस्कारपेंट माउंटेन, रेसिडियल माउंटेन, रिलिक्ट माउंटेन, कॉर्डिलीरा, फोल्ड माउंटेन, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब अल्पाइन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अल्पाइन में सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? कैंटाब्रिन माउंटेन। कैंटाब्रिन माउंटेन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज स्पेन अलोंग दी, अच्छा ये वाला, स्पेन अलोंग द कोस्ट ऑफ बिस्के। अच्छा ठीक है, कहां है जी कैंटाब्रिन माउंटेन्स? यहां मैं आपको दूसरे मैप पे बताता हूं। अभी लाता हूं मैं आपके सामने, ये देखो, दिख रहा है ना आपको? ये आगे जी कैंटाब्रिन माउंटेन्स। कहां पे हैं जी कैंटाब्रिन माउंटेन्स? ये हैं कहां पे? स्पेन में। कहां पे हैं जी? स्पेन में। तो ये वाला पूरा, ये तो आ गया पोर्तुगीज, ये वाला पूरा आ गया स्पेन, और यहां पे आ गया फ्रांस। यहां पे आते हैं, ये लिखा हुआ है कैंटाब्रिन माउंटेन। आपको अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। ये कैंटाब्रिन माउंटेन। कैंटाब्रिन माउंटेन के बारे में पहला पॉइंट बताओ जी, कैंटाब्रिन माउंटेन कहां पे है? तो दे आर लोकेटेड इन स्पेन। और कोई बात? दे आर लोकेटेड अलोंग दी बे ऑफ बिस्के। यहां पे मैंने आपको दूसरे मैप पे बताया हुआ है, यहां पे आता है बे ऑफ बिस्के, अभी दूसरे मैप पे बताऊंगा, यहां इसके बीच आता है। उसके बीच पायरेनीज माउंटेन। अब पेपर में आएगा पायरेनीज माउंटेन कहां पे है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच बाउंड्री में जो पहाड़ आते हैं, इन पहाड़ों को बोलते हैं पायरेनीज माउंटेन। ये आगे जी, मैं दूसरा कलर लेता हूं, ये आगे जी, कौन सा कलर? ब्लू। ये आगे जी पायरेनीज माउंटेन, ये आगे जी पायरेनीज माउंटेन। दो बातें होंगी, तो आपको सिर्फ याद रखना है कैंटाब्रिन माउंटेन कहां पे है? स्पेन में। पायरेनीज माउंटेन कहां पे है? तो पायरेनीज माउंटेन फ्रांस में है। दे आर लोकेटेड इन बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है यहां तक? और बस ये पॉलिटिकल बाउंड्री भी हैं, रिवर गैरो, बस ये रिवर शिवर याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं और काम की बात देखते हैं। अल्प्स माउंटेन, इन्हीं के बीच आपको यहां पे दिखेगा अल्प्स माउंटेन। बस अब आखिरी ये देखो, अल्प्स माउंटेन बड़ा जरूरी है क्योंकि इस रेंज का नाम है ना अल्प्स रेंज, इसलिए इनमें अल्प्स माउंटेन जरूरी हैं। मैंने अभी आपको पहले मैप पे भी बताया था अल्प्स माउंटेन। ये पूरे अल्प्स हैं, ये वाले पूरे के पूरे क्या हैं? अल्प्स माउंटेन। आपको पता है अल्प्स माउंटेन कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है? फ्रेंच में, कहां पे? फ्रेंच में। इधर स्विस अल्प्स हैं, आधा इटली में है, इटालियन अल्प्स हैं, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स हैं। तो मैं यहां पे पढ़ के सुनाता हूं। अल्प्स माउंटेन, ये नहीं याद रखना कि कहां कहां है, बस ये याद रख दो कि अल्प्स माउंटेन यूरोप में है। अगर कभी बड़ा टफ पेपर आएगा तो भाई ये फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, बट ये कंट्रीज का नाम नहीं याद रखना। एक बात याद रखनी है, अल्प्स माउंटेन की माउंट ब्लैंक इन फ्रांस इज हाईएस्ट पीक। बस माउंट ब्लैंक कहां पे आती है जी? फ्रांस में।
ये अल्प चोटियों की सबसे ऊंची चोटी है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए मैं आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। ये जो मैप बनाया है हमारी टीम ने, ये मैप ज़रा बहुत ही हाई लेवल का है, बट सिर्फ आपको मैं इनमें से कुछ काम की ही चीज़ें बता रहा हूँ। अब उसके बाद बस ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉकसस याद रखना है। कॉकसस माउंटेन, एक्सपेंशन ऑफ दिस माउंटेन रेंज इन, ये मैंने आपको अजरबैजान, ये मैंने कॉकसस पढ़ाया हुआ है, पता कब, जब मैंने आपको एशिया और अफ्रीका की इंट्रोडक्शन दी थी। तो अब ये कॉकसस यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो बस 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 इसके साथ मैं आज आपका ये यूरोप का सिस्टम करता हूँ ख़त्म। अब आज ये टेक्निकल टीम ने ये PDF डाल दी हुई है। अब मैं आपको ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वो भी डाल देता हूँ। तो अब चीज़ें सिस्टमेटिक होने लगी हैं। अब हम जितना भी जो PDF है सारा डाल रहे हैं, और बस रेडी रहो टेस्ट के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट आने वाले हैं। और मैं आपको भी बता दूं, यहाँ पे आप मेरे पेड बैच के बच्चे थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। जम्मू की हिस्ट्री आपको सर पढ़ा रहे हैं ना, जम्मू की हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं जावेद सर। ये तो मैं आपसे खुल के आगे बात करूंगा, बट ऐसे अभी मेरा मन कर रहा तो कर देते हैं। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैं नया जम्मू में आया, जम्मू में, हाँ यही जम्मू की बात है, तो मैं एक जगह इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने गया। तो वहाँ मुझे बाकी टीचर अच्छे लगे थोड़े थोड़े, मगर एक टीचर यूपी के आए, जब वो यहाँ पढ़ाने लगे तो मुझे और सारी क्लास को उनकी समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो पहले हमारे लिए नॉन फेस नहीं था। हम थे कौवे के मेंढक, आपको पता है, चलो और भी बात से बात ही निकल आती है। एक कौवे में एक मेंढक थी ना, वो कौवे से निकली, कौवे में एक मेंढक थी, उसमें आ गई समंदर की मेंढक, और समंदर वाली मेंढक कौवे वाली मेंढक को बोलती है, तुम्हें पता है समंदर कितना बड़ा है? तो उस कौवे वाली मेंढक जो तालाब में उसमें थी, वो बोलती है समुद्र कितना बड़ा, इतना बड़ा होगा। तो समंदर वाली कहती नहीं 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 नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो जो कौवे में मेंढक थी, वेल में जो मेंढक थी, वो बोलती अच्छा इतना बड़ा होगा। तो समंदर वाली मेंढक बोलती नहीं नहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कौवे वाली ने बोला अच्छा इतना बड़ा होता होगा। तो समंदर वाली ने बोला नलायके, इतना नहीं, इससे भी बड़ा होता है। कौवे वाली मेंढक ने पूरे हाथ खोल दिए, अच्छा इतना होता होगा। तो समंदर वाली मेंढक ने बोला नहीं, इससे भी ज्यादा होता है। कौवे वाली मेंढक ने बोला इससे ऊपर होते ही कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम नौटंकी कर रही हो, इससे ऊपर है ही नहीं कुछ, क्योंकि उसकी हद इतनी थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जावेद सर से आप बच्चे वाकिफ नहीं हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, कल तो उन्होंने ऐसे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डाली थी कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो वो आज या कल से लेक्चर डालेंगे, मैं देखूंगा, वो जब फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे। मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं जरा। मैं आपके सामने मेरी एक बात याद रखना, मैं आपके सामने यहां बोर्ड पे किसी भी ऐसे बच्चे को, एक ऐसे टीचर को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा जो टीचर आपके साथ जस्टिस ना कर पाए। मगर कभी कभार हमारी नजर में फर्क रहता है, परखने में। हीरे को हर कोई नहीं परख सकता है। तो जो जावेद सर हैं, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वो आपको पता है, एक होता है कैंपस में, किसी खास यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ना, एक होता है उसके अंदर कोई कॉलेज से पढ़ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मैंने 2008-9 में सुना था कि 99% भी अगर 99.3% भी अगर किसी के नंबर हो तो सिलेक्शन नहीं मिलती है। तो मैंने बोला तो फिर इससे ऊपर क्या होता है? तब मुझे पता चला कि 99.9 और 99.8 के बीच लगभग 100 बच्चा होता है जिसकी सिलेक्शन आती है, और 99.7 वाला बच्चा रह जाता है। इस कैलिबर का बंदा आपको दिया है मैंने, और जो मुझे लगता है आपके साथ बड़ा जस्टिस कर पाएगा। सर ने, जावेद सर ने कल आपको सिर्फ जम्मू की हिस्ट्री बताई थी कि भाई जम्मू की हिस्ट्री को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब क्या करेंगे अब वो ये करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू से, मुझे बता रहे थे कि शुरू से पढ़ाएंगे, और ज़रा हाई लेवल के बंदे को पढ़ने समझने में ज़रा वक्त लगता है। अगर आप में से कोई बच्चा राजौरी यूनिवर्सिटी का हो, तो मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, तो वहाँ के एक टीचर हैं जो जर्मनी में लेक्चर डिलीवर करते हैं।
इटली में लेक्चर डिलीवर करते हैं। जब वो हमें पढ़ाने आए तो हमें उनकी समझ ही नहीं आ रही थी, बस हूँ करते थे, बोर्ड पे लिख चले जाते थे। हमें बोला हमें नहीं इनसे पढ़ना है। फिर हमें जब डीन सर ने पूछा कि आपको किससे पढ़ना है, हमने बोला हमें अपने सीनियर से पढ़ना है। अंदाज़ा लगाओ, एक बंदा जो जर्मनी में इटली में लेक्चर डिलीवर करता है उससे नहीं पढ़ना है, एक सीनियर से पढ़ना है। पता क्यों? एक हवा बैठ गया था, नहीं ये बंदा सही पढ़ाता है, एक हवा बैठ गया सही वो बंदा अच्छा नहीं है। तो हर चीज़ को समझने में वक्त लगता है। कल सुनाया था ना, ने परिंद प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, और ने परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, खुलने में आखिर वक्त तो लगता है। तो आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।